लास्ट लेक्चर में अपन ने स्ट्रेट वायर की फील्ड सीख ली थी, स्ट्रेट वायर की फील्ड और उसके कॉम्बिनेशंस की फील्ड। आज अपन सर्कुलर वायर की फील्ड की बात करेंगे, है ना। डिराइव भी कर सकते हैं रिलेशन, कुछ रिलेशन डिराइव कर लेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले अगर मैं सर्कुलर वायर की बात करूं तो मान लो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है ना, और उसको मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ना। एक सर्कुलर लूप है, लूप मतलब एक टर्न होता है। सर्कुलर लूप का मतलब होता है कि इसमें एक ही टर्न है ना। और मान लेते हैं बेटा इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मुझे बताना है इसके सेंटर पे फील्ड कैसे होती है। ध्यान से देखना, इसकी रेडियस आर है, तो हमें तो एक ही लॉ आता है, बायो सेवर्ट लॉ, है ना। तो अगर मैं बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से देखूं तो आप कहोगे कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लेते हैं, है ना। इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ dl है, और इसको इस टेस्ट पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितनी है r। तो इस छोटे से dl एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी dB, वो आएगी म्यू नॉट आई डी, ये फॉर्मूला होता है आई टी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज रख दो, म्यू नॉट आई की वैल्यू आई है, dl की वैल्यू मैंने इस एलिमेंट की लेंथ dl मानी, dl साइन थीटा साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगी ध्यान से देखिएगा, तो करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट लेफ्ट में है, तो फील्ड बाहर आएगी, है ना। और ऐसे ही जितने भी एलिमेंट मानूंगा ना मैं, ऐसे जितने भी करंट एलिमेंट मान लूं, सबकी फील्ड आप ध्यान से देखो बाहर ही आ रही है। और आप वैसे भी जानते हो कि सेंटर पे अगर निकालनी हो तो इस पूरे लूप की फील्ड बाहर ही आएगी, है ना। फील्ड की डायरेक्शन निकालना पहले ही सिखा चुका हूं। तो नेट बी क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, और ये बचा इंटीग्रेशन डीएल, डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन डीएल क्या है, डीएल 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 लेंथ का इंटीग्रेशन, है ना। मैंने फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में लिखा था, तो ये डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन है। इस पूरे लूप के ऊपर डीएल स्केलर या डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 पाई r। सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन कितना आया 2 पाई r। एक r से एक r कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, और सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला आता है लूप के म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 भी कैंसिल हुआ 2r। This is relation of magnetic field at the center of a current carrying loop of radius r having current I। ध्यान रखिएगा इसमें नीचे पाई नहीं आता है, आपने स्ट्रेट वायर की फील्ड सीखी है उसमें नीचे पाई आता है, लूप में नीचे पाई नहीं आता है। सिंपली फॉर्मूला क्या बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। तो इसमें नीचे की पाई की टर्म नहीं आती। सो दिस इज द फॉर्मूला, याद करना है, ऑब्वियस सी बात है ना। लिखने का टाइम दे दूंगा, रुक जाओ एक बार। इसी को यूज करके ना अपन बाकी चीजों की फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आधा लूप होता है, ऐसा कोई सेमी सर्कुलर लूप हो, इसकी फील्ड क्या होगी। तो जब आप सोच के देखिए सब कुछ सेम रहेगा, करंट एलिमेंट वैसा ही मानोगे, फील्ड वैसे ही लिखोगे, बस जो इंटीग्रेशन करोगे ना डीएल का, उसमें पूरे लूप की लेंथ थी 2 पाई r, इसमें आधे लूप की लेंथ आएगी, है ना। करना तो अपने को वही है, सेंटर पे फील्ड निकालने के लिए अपने को डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उसमें आधे लूप की फील्ड आएगी, है ना। तो इसके सेंटर पे फील्ड क्या आएगी, वहां पे क्या आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो वहां 2 पाई r की जगह पाई r आएगा, है ना, जब आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4r, है ना। बाकी सब सेम है। आप एक 1/4 क्वार्टर क्वार्टर सर्कल, है ना, इसकी फील्ड निकालनी है, तो ये उसका भी आधा म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये सब सर्कुलर आर्क बन जाएंगे, है ना। तो मैं अगर किसी भी इन जनरल आर्क की बात करूं, आर्क कोई भी आर्क हो, है ना, मान लो वो आर्क ऐसा थीटा एंगल बनाता,
थीटा, है ना। तो आप कहोगे कि सर जितना फ्रैक्शन ये आर्क पूरे सर्कल का होगा ना, पूरे सर्कल के फील्ड का उतना ही फ्रैक्शन होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर सेमी सर्कल था, मतलब आधा था, तो फील्ड को मैंने आधा किया। क्वार्टर सर्कल था तो 1/4 था, तो मैंने सर्कल की फील्ड को 1/4 किया। वैसे ये आर्क पूरे सर्कल को जितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फील्ड उतना ही करेंगे। तो किसी आर्क की फील्ड को मैं सीधा लिख सकता हूँ थीटा अपॉन 2 पाई, है ना, ये लिख दिया मैंने, सर्कल का कितना हिस्सा है, इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर थीटा इसमें दिया हुआ हो, या कुछ जगहों पे ऐसा लिखा हो सकता है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री, अगर थीटा डिग्री में दिया हो, इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये टर्म क्या दिखा रही है कि ये आर्क सर्कल का कितना हिस्सा है, जितना हिस्सा आर्क है उतना ही हिस्सा फील्ड का करेंगे, क्योंकि यही तो कर रहे हैं। आप इंटीग्रेट करोगे तो लेंथ का जितना हिस्सा छोटा होता जाएगा, फील्ड उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहीं से अपन सोच सकते हैं कि थीटा अपॉन 2 पाई, ये टर्म क्या दिखा रही है, थीटा अपॉन 360, ये टर्म क्या दिखा रही है कि वो आर्क सर्कल का कितना हिस्सा है, तो जितना हिस्सा सर्कल का उतना ही हिस्सा फील्ड का। तो ये आर्क का हो गया। किसी भी थीटा एंगल वाले आर्क के, आप थीटा की वैल्यू पाई रख दो तो सेमी सर्कल हो जाएगा। देखो पाई और रिलेशन आ जाएगा, आप थीटा इक्वल टू पाई/2 रख दो तो वाटर सर्कल आ जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। फिर एक टर्म आती है कॉइल्ड। फॉर अ कॉइल ऑफ कैपिटल N टर्न्स, N टर्न्स का कॉइल। कॉइल क्या होता है, इसमें खूब सारे ऐसे ही लूप। दिस इज कॉइल, आई करंट फ्लो हो रही है, रेडियस आर है ना, और N टर्न्स है। तो आपको सोचो वही कहानी होगी, जितनी बार सर्कल उतनी फील्ड। तो इसके सेंटर पे फील्ड क्या होगी, N से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2। और वही लॉजिक, सर्कल का जितना टाइम्स होगा उतनी बार ही फील्ड होगी। यहाँ सर्कल का N टाइम्स है, तो फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगी, N टाइम्स। तो एक करंट कैरिंग कॉइल जिसमें N टर्न हो, उसके सेंटर पे फील्ड आती है N म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये सब लूप से ही निकल के आ जाता है, सिंपल लूप का पता होना चाहिए सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो अपन किसी भी r या कॉइल का बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। तो ये मैंने आपको सेंटर पे फील्ड की वैल्यू बता दी, डायरेक्शन हमें पहले से आता है, तो अपन नेट फील्ड बता सकते हैं, है ना। आई होप सबने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करवा दूं सिंपल सर्कल के, फिर कुछ मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे मान लो दो वायर है, दो लूप है, मतलब इसमें करंट ऐसी है और इसमें करंट ऐसी है। ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r, ठीक है। ये I1 है, ये I2 है। बिल्कुल घटिया सा सवाल है, फाइंड I1 अपॉन I2 such that field at common center is 0। जल्दी बताइए लिख के चैट बॉक्स में, फाइंड I1 अपॉन I2 such that field at common center is 0। बहुत ही घटिया सवाल है। जल्दी, कॉन्सेंट्रिक लूप है, कॉमन सेंटर है, एक में करंट, अंदर वाले में करंट I1 है, बाहर वाले में करंट I2 है, अंदर वाले की रेडियस r है, बाहर वाले की रेडियस 2r है। तो I1 अपॉन I2 बताना है जिससे कॉमन सेंटर पे फील्ड 0 हो। जल्दी, इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता।
देखो बिल्कुल आसान है ना। सेंटर पे फील्ड होती क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। अच्छा, जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, लूप 1 की फील्ड B1 की फील्ड डॉट में है ना, क्योंकि उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और B2 की फील्ड क्रॉस में है, क्योंकि उसमें फील्ड कैसी है, क्लॉकवाइज, सॉरी करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। तो एक की करंट एंटी, एक की फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, एक सॉरी एक की फील्ड डॉट में है, एक की फील्ड क्रॉस में है, क्योंकि उनमें करंट ऑपोजिट सेंस में है। तो मैं कह सकता हूं कि उनके सेंटर पे फील्ड माइनस हो रहे होंगे। और जीरो होने के लिए क्या होगा कि डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है ही, अगर उनकी फील्ड मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो गया, सेंटर पे फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आप जीरो करने के लिए कहोगे मॉड B1 इज इक्वल टू मॉड B2, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। आप इसको लिखोगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2r इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 इंटू 2r, मतलब 2 इंटू 2r। चीजें कैंसिल हुई, यहाँ से आएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1:2। अगर ये करंट इस रेशियो में हुआ तो अपन सिंपल कह सकते हैं कॉमन सेंटर पे फील्ड जीरो हो जाएगी। जल्दी लिखिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आई होप सबने ये लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये रहा। From a wire of length L, from a wire of length L, we make a loop of we make a loop from a wire of length L, we make a loop, circular loop. From a wire of length L, we make a circular loop and I current flows in it. And I current flows in it. Find magnetic field at the center of the loop. जल्दी बताइए। Find magnetic field at the center of the loop. From a wire of length L, we make a circular loop and I current flows in it. Find magnetic field at the center of the loop. तो काफी सिंपल है, काफी सिंपल है इसको सॉल्व करना, है ना, बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक लगता है। हाँ हाँ सही है सब, परेशान हो तो लिखने में, मुझे पता है काफी सिंपल। देखो, तो सबसे पहले सेंटर पे अगर इस पे सर्कुलर लूप बनाएंगे तो उसके सेंटर पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। तो हम म्यू नॉट जानते हैं, आई जानते हैं, 2 जानते हैं, बस क्या नहीं जानते हैं, आर, है ना। तो आर भी जानते हैं। सर इस वायर से अगर मैं एक लूप बनाऊं, एल से अगर मैं आर रेडियस का लूप बना दूं, तो आप लिखोगे एल इज इक्वल टू 2πr होगा। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, एल अपॉन 2π रख दो। So it is mu naught I upon 2r. So it is 2l upon 2 pi. तो 2 pi ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये आ गया mu naught pi I upon, कितना आ गया, mu naught pi I upon l। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, mu naught pi I upon। ठीक, सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन दो।
अगला सवाल इसी का पार्ट है वो, एक्चुअली में वही पूछने के लिए मैंने ये पूछा। फ्रॉम द सेम वायर of length L, if we make a circular coil of n turns, then circular coil of n turns and I current flows in it, and I current flows in it, then magnetic field at the center of coil will be, then magnetic field at the center of coil will be। ना मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आपको ए बी सी डी की टर्न में आंसर देना। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा। सॉल्व कीजिए, सब लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आधे लोगों के आंसर सही है और आधे लोगों के आंसर गलत है। मैंने सही आंसर बताया नहीं, किसका सही है किसका गलत है। सॉल्व कर देता हूँ। आप सब ने एक गलती करी है, 2 गलतियां करी है, सबने सीधा आंसर मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले तो कॉइल की फील्ड का फॉर्मूला जानेंगे, है ना? तो कॉइल के सेंटर पे फील्ड आती है n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो अपने को रेडियस भी नहीं पता है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो एक L लेंथ की वायर से अगर मैं n टर्न्स का कॉइल बनाता हूं तो क्या लिखूंगा? L इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू n। तो यहां से r पता चल जाएगा कितना, L अपॉन 2 पाई n, दिस इज r। अब रख दो फॉर्मूले में, सो इट इज n म्यू नॉट i अपॉन 2r। 2r मतलब 2l इंटू 2 पाई n। 2 से 2 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर म्यू नॉट आई पाई अपॉन एन स्क्वायर आएगा इसमें। ध्यान रहे 5-6 लोगों ने सही भी बताया है, 5-6 लोगों ने गलत भी बताया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे आता है, सुनना कैसे कैसे घूम के आते हैं। कभी इस फॉर्म में सीधा पूछ लेंगे, ऐसे पूछ लेते हैं बहुत बार कि हम एक वायर से ना एक लूप बनाते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं। तो उसके सेंटर में फील्ड थी बी नॉट, है ना? अब हमने क्या किया, उसी लूप वाले वायर से एक कॉइल बना लिया, मान लो 3 टर्न का, है ना? तो फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगी? तो आंसर है 9 टाइम्स, है ना? देखो ध्यान से, ये जो आंसर है कॉइल की फील्ड का और जो लूप की फील्ड का, तो कॉइल की फील्ड n स्क्वायर टाइम्स है। तो अगर हम सेम लेंथ की वायर से लूप की जगह n टर्न का कॉइल बनाते हैं ना, तो सेंटर फील्ड n स्क्वायर टाइम्स होती है ना? याद रखना, 2 का लूप बनाएंगे तो 4 गुनी हो जाएगी, 3 का लूप बनाएंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगी, 4 का लूप बनाएंगे तो 16 बार हो जाएगी। कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। ध्यान रखना, है ना? जल्दी से लिखिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड तो जल्दी सब लोग नोट करेंगे और आगे ध्यान में रखेंगे इसका कि ऐसी गलती आपसे ना हो। ठीक, फिर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, वो भी सुन लो। वो कंसेप्ट ये है ना कि मान लो बेटा एक सर्कुलर लूप है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है। इसमें ना करंट अब बाहर से आ रही है। मान लो यहां से एक स्ट्रेट वायर है, इससे करंट आ रही है, और यहाँ एक स्ट्रेट वायर है, इससे करंट बाहर जा रही है।
ये लूप है, लूप ऑफ यूनिफॉर्म वायर, लूप ऑफ यूनिफॉर्म वायर। इस लूप का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, लूप ऑफ यूनिफॉर्म वायर। तो करंट यहाँ से आ रही है स्ट्रेट वायर के थ्रू सेंटर, और यहाँ से बाहर जा रही है। जब करंट लूप में यहाँ एंटर करेगी तो करंट दो तरफ जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी I1 और कुछ करंट इधर जाएगी I2, है ना। ये I करंट आई है, फिर यहाँ से घूम के यहाँ करंट आएगी I1, यहाँ करंट आएगी I2, I1 प्लस I2 मुझे वापस I बाहर चली जाएगी, है ना। तो अभी तक के लूप और इस लूप में क्या अंतर था? अभी तक लूप में अपनी ही करंट फ्लो होती थी, अब लूप में बाहर से करंट आती है और बाहर करंट जाती है ना। मान लेते हैं ये जो आर्क है ये एंगल कुछ थीटा है ना, तो ये एंगल कितना आएगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक, तो कहते हैं कि अगर ऐसा है कि एक लूप में बाहर से करंट आती है और बाहर करंट जाती है, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field due to the loop at the center is zero। अगर ऐसा हो कि करंट बाहर से आती है और बाहर जाती है तो लूप के कारण, वायर के कारण जीरो होगी नहीं होगी, वो वायर पर डिपेंड करती है। इस केस में ना इस वायर की फील्ड सेंटर पे जीरो होगी, क्यों? क्योंकि सेंटर इस वायर की एक्सिस पे है, इस वायर की फील्ड भी सेंटर पे जीरो होगी, क्यों? क्योंकि ये सेंटर जो है ये वायर की एक्सिस पे है। तो जो बाहर से वायर लगाया है उसकी फील्ड के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, उसकी फील्ड आपको पहले से देखनी आती है। मैं सिर्फ लूप की फील्ड कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अगर B इज द फील्ड ड्यू टू द लूप एट द सेंटर इज जीरो, मतलब ये करंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि सेंटर पे फील्ड जीरो हो जाए। इट डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। कितने भी थीटा पे करंट इंटर हो या बाहर जाए, लूप के कारण सेंटर पे फील्ड जीरो होगी। अभी कैसे होगा ध्यान से सुनो। एक बात तो सबको दिख रही है कि जो I1 वाला पोर्शन है, ऊपर वाला 2 पाई माइनस थीटा वाला आर्क और ये थीटा वाला आर्क, इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 2 पाई माइनस थीटा वाले की फील्ड क्रॉस में है और थीटा वाले की फील्ड डॉट में, दोनों की फील्ड ऑपोजिट में। तो जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गए तो इनकी फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो, है ना। तो देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड आता क्या है। तो अपन एक काम करते हैं, B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं, है ना। B1 अपॉन B2 क्या है? आर्क 1 की फील्ड अपॉन आर्क 2 की फील्ड। अगर ये रेशियो 1:1 आ गया, इसका मतलब B1 इक्वल टू B2 होगा, इसका मतलब सेंटर पे फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो गया तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी ऑपोजिट। ठीक है भैया, दोनों के आर्क एंगल पता है, रेडियस कुछ कैपिटल आर मान लिया है अपन ने, तो एक काम करते हैं लिख देते हैं B1 की वैल्यू। B1 का एंगल कितना है? 2 पाई माइनस थीटा। तो अपन ने आर की फील्ड लिखने सीखी थी, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट I1 अपॉन 2r अपॉन थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट I2 अपॉन 2। ये B1 अपॉन B2 आएगा। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, तो ऊपर बच रहा है 2 पाई माइनस थीटा अपॉन नीचे बच रहा है थीटा, इनटू इधर बच रहा है I1 अपॉन I2। क्या बच रहा है? I1 अपॉन I2। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा करंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। अच्छा, ध्यान से देखिए करंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना? तो अगर मैं करंट मानूं I1 इधर और I2 इधर, तो करंट जो है ना दोनों साइड इनके रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगी, है ना। तो I1 अपॉन सॉरी रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, इनवर्स रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये दोनों लूप्स का, तो इनमें करंट जो डिवाइड होगी इनके रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी। मैं रेजिस्टेंस को स्मॉल r से लिख रहा हूँ, है ना। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। क्या होता है? रो एल बाय ए। बेटा क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है ना, तो दोनों के लिए रो सेम होगा और क्रॉस सेक्शन भी एक जैसा है, तो ए भी सेम होगा। तो जो रेजिस्टेंस होगा ना वो लेंथ के रेशियो में होगा। तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1।
लूप की लेंथ के अकॉर्डिंग आएगा। कैसे आएगा? लूप की लेंथ, मैंने क्या कहा, करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में आएगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए होता है, दोनों लूप्स के लिए रो और ए सेम है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो में होगा। ठीक है, और लेंथ जो होगा ना, किसी आर की लेंथ को आप आर थीटा लिखते हो, है ना, आर की लेंथ तो क्या लिखते हो, आर थीटा, तो इसको आप आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 लिख सकते हो। तो भैया ये जो बनेगा ना 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा, जो I1 अपॉन I2 था, ये बनेगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1, और थीटा 2 थीटा है, और थीटा 1 2 पाई माइनस थीटा है, कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया 1:1। इसका मतलब नेट फील्ड सेंटर पे कितनी आ गई, 0। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म वायर से बने लूप में करंट एंटर होती है और बाहर जाती है, तो लूप के कारण सेंटर पे फील्ड 0 होती है, कहीं से भी एंटर हो कहीं से भी बाहर जाए कोई फर्क नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करंट उसी रेशियो में डिवाइड ही होती है कि सेंटर पे फील्ड 0 हो जाए, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये वायर अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो ऐसा नहीं होगा, है ना, थिकनेस डिफरेंट हो या मटेरियल डिफरेंट हो तो ऐसा नहीं होगा। तो किस रेशियो में करंट होगी डिवाइड, निकाल लेंगे ना। कैसे? दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, नोट कीजिए जल्दी। ये कंसेप्ट याद रखना है, काफी जगहों पे काफी काम आ जाता है। तो इसी रिजल्ट को ना एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे सिस्टम्स में। जैसे मैं कल को आपसे कहूँ ना कि स्क्वायर लूप हो, स्क्वायर लूप हो, इसमें करंट कहीं से यहाँ से एंटर हो और यहाँ से बाहर जाए, या करंट यहाँ से एंटर हो और यहाँ से बाहर जाए, या साइड से यहाँ बीच से एंटर हो बीच से बाहर जाए, सेंटर पे फील्ड क्या होगी, 0। कल को मैं आपसे कहूँ कोई ट्रायंगुलर वायर है, करंट यहाँ से एंटर हो और यहाँ से बाहर जाए, या साइड से भी बाहर जाए तो भी 0 होगी। करंट यहाँ से एंटर हो और यहाँ से बाहर जाए, सेंटर पे फील्ड क्या होगी, 0। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में होगी, रेगुलर पॉलीगन में, है ना, कहाँ, रेगुलर पॉलीगन में। इसे मान लो कल को ना एक क्यूबिकल नेटवर्क हो, है ना, ऐसा क्यूबिकल नेटवर्क हो, एक कोने पे करंट एंटर हो एक कोने से बाहर जाए, सेंटर पे फील्ड क्या होगी, 0। ध्यान रखना है, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बस सीधा उसका आंसर 0 मार्क कर सकते हैं। जल्दी लिख लीजिए। दस सेकेंड और है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप है, इसमें करंट यहाँ से एंटर हो रही है, ऐसे एक स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट आ रही है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और करंट यहाँ से बाहर जा रही है, आई करंट एंटर हो रही है और आई करंट बाहर जा रही है। ठीक है, ये लूप है, डॉटेड लाइन ऐसा दे रखा है आपको। तो आपसे पूछा है, और रेडियस आर है लूप की, रेडियस इक्वल टू आर, यूनिफॉर्म लूप, यूनिफॉर्म लूप। तो आपसे पूछते हैं फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। बताइए जल्दी से, 0 होगा क्या? फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, 0 होगा क्या? यस सर।
ध्यान रखना जीरो नहीं होगा, है ना। लूप के कारण तो जीरो होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, तीन चीजें हैं, ये एक वायर, दूसरा अपना ये लूप, और तीसरा ये वायर। मैंने जो ये थ्योरी बताई ना, इसके अकॉर्डिंग B2 जीरो होगा, है ना। ड्यू टू लूप तो जीरो होगा, है ना, कि लूप में कहीं से भी करंट एंटर हो, कहीं से भी करंट बाहर जाए, लूप के कारण फील्ड क्या होगी, जीरो। तो B2 जो है, दिस इज द फील्ड ड्यू टू लूप। बिल्कुल करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होके जाते जाते मतलब यहाँ से कुछ करंट इधर I1 आएगी, है ना, स्मॉल I1 मान लो, यहाँ से करंट स्मॉल I2 जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप के कारण फील्ड जीरो होगी। अच्छा, B3 के कारण भी जीरो होगी, क्यों? क्योंकि सेंटर इज एट एक्सिस, बिल्कुल सेंटर इज एट एक्सिस। B3 कारण फील्ड जीरो होगी, तो लूप के कारण जीरो होगी, B3 के कारण जीरो होगी, बचा कौन, B1। भाई B1 के कारण जीरो नहीं होगी, है ना, क्योंकि B1 एक स्ट्रेट वायर है और उसके वो एंड पे है, सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे पॉइंट है R डिस्टेंस पे, तो फील्ड आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R, और डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ, मतलब डॉट। So this is the net magnetic field. So B net is equal to 4 pi R, भाई मैं खुद ही भूल गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 pi R डॉट। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, स्ट्रेट वायर की फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेट वायर की ओरिएंटेशन पे। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर की जीरो थी, एक स्ट्रेट वायर की जीरो नहीं थी, जल्दी नोट कीजिए 30 सेकंड में। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ये एक लूप है, लेकिन ये इस बार यूनिफॉर्म नहीं है, ये इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। ऊपर वाला लूप ना थोड़ा थिक वायर से बना है, ऊपर वाला लूप थोड़ा थिक वायर से बना है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। करंट यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर जा रही है, आई करंट टोटल, है ना। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कुछ 10 ओम है और नीचे वाला जो हिस्सा है इसका रेजिस्टेंस कुछ 20 ओम। ऑब्वियस सी बात है, जो थिक है उसका रेजिस्टेंस कम है, और ये इसका सेंटर है, रेडियस R है, रेडियस इज इक्वल टू, ये दो स्ट्रेट वायर हैं जिनके लिए सेंटर एक्सिस पे है। तो आपसे पूछते हैं कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखिए मैं ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सिंपल है, कर लोगे आप। यहाँ भी जीरो नहीं होगी, जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि वायर यूनिफॉर्म नहीं है। जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि वायर यूनिफॉर्म नहीं है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर की तरफ करंट I1 जाएगा और इधर की तरफ करंट I2 जाएगा, ये पैरेलल में है, और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है, आप सोच सकते हो कम रेजिस्टेंस वाले में ज्यादा करंट जाएगी, तो I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा होगी। तो दोनों सेमी सर्कल है ना, तो ऊपर वाले की फील्ड जो 1 वाली है उसकी फील्ड कहाँ आएगी, क्रॉस में, 2 वाले की फील्ड कहाँ आएगी, डॉट में। देखो मैं 1 वाले की फील्ड लिख रहा हूँ, B1, इट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 4R, क्या आएगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 4R, और डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस में। और B2 आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 4R, और इसकी डायरेक्शन आएगी डॉट में, ना। और ऑब्वियस सी बात है, I1 I2 से ज्यादा है, तो B1 भी B2 से ज्यादा होगा, तो नेट फील्ड जो बेटा बचेगी वो बचेगी B1 माइनस B2, मतलब ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4R I1 माइनस I2, और डायरेक्शन नेट क्रॉस बनेगी, दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। या अगर वेक्टर साइन के साथ लिखो तो इसको यहाँ पे आपको प्लस करना चाहिए, है ना, B1 प्लस B2, क्योंकि एक्चुअली में तो -1 है, लॉजिकल सी बात है।
अब मुझे कैलकुलेट करना है I1 माइनस I2, है ना। तो ये एक्चुअली रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होंगे। तो बेटा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 दैट इज 2:1। तो I1 कितना आएगा 2I/3 और I2 कितना आएगा I/3। I करंट इस रेशियो में बटेगी, तो I1 माइनस I2 की वैल्यू क्या आएगी 2I/3 माइनस I/3 दैट इज I/3। So it is mu naught I/12 R, डायरेक्शन इज डॉट। तो इस केस में फील्ड जीरो नहीं होगी, बल्कि ये इसका सवाल ही नहीं है। यहाँ का सवाल सिर्फ इतना है कि आपको सेमी सर्कल की फील्ड पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल किसका है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड, तो वो अपन जानते हैं करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। जल्दी नोट कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूँ। चलो ये हो गया। तो अपन कुछ सीखेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस की फील्ड, है ना, कि आपको स्ट्रेट वायर और सर्कल का कॉम्बिनेशन दिया होगा, आपको सेंटर पे फील्ड बताना। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए करना। और आंसर आप डॉट क्रॉस के साथ, आंसर चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर सीधा सीधा अपने कॉपी पे कैलकुलेट करोगे और लिखोगे। ये सिस्टम है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये उसका सेंटर है। करंट ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, सर्कुलर पार्ट की रेडियस आर है ना। हर केस में अपने को सेंटर पे फील्ड बतानी है, अपने को कहाँ बतानी है सेंटर पे फील्ड, आई करंट फ्लो हो रही है, अपने को बतानी है इन हर केस में सेंटर पे फील्ड कितनी होगी। इस पर ऑब्वियस सी बात है सेंटर इधर आएगा, रेडियस आ रहा है, दोनों केस में बताइए। लिख के रखिए कॉपी में, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ फिर मैं बता दूंगा। दोनों केस में दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और लास्ट में एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, आपको डायग्राम में दिखा रखा है, आपसे पूछा है बताइए सेंटर पे फील्ड क्या होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, है ना। तो 1 की फील्ड B1, तो भाई 1 की फील्ड एक तो क्रॉस में आ रही है, ध्यान से देखो हैंड रूल लगा के, करंट इधर की तरफ है, पॉइंट नीचे है, तो फील्ड कहाँ आ रही है अंदर। और वो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिससे R डिस्टेंस पे है। और वैसे ही 3 की फील्ड कहाँ आ रही है, करंट इधर, पॉइंट ऊपर, फील्ड कहाँ आ रही है अंदर। तो 1 और 3 तीनों की फील्ड कहाँ है अंदर, और दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो B1 इक्वल टू B3 है, और ये कितना आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और डायरेक्शन क्या है क्रॉस में दोनों की, तो क्रॉस में। और B2 तो एक लूप है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, कैसे क्लॉकवाइज, तो इसकी फील्ड भी कहाँ है अंदर, तो कितनी आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4R, है ना। ये भी कहाँ है क्रॉस में, तो सारी फील्ड ऐड हो जाएगी, है ना? तीनों क्रॉस में है ना, तो बी नेट क्या होगा बेटा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ये आ गया अपना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस 4 पाई आर, मतलब 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4। ये रहा आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4R, दो सेमी इनफाइनाइट वायर और एक सेमी सर्कल की फील्ड, है ना। बहुत जगहों पे आप देखोगे यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसमें देखिए सिस्टम सेम है, 1 2 3, 1 और 3 तो सेम ही है बेटा क्रॉस में, तो B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड दैट इज इन क्रॉस। B2 B2 कहाँ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है इस बार इसमें, तो B2 कहाँ आएगा डॉट में,
तो B2 कहाँ आएगा डॉट में कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4r डॉट। अच्छा इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ध्यान से देखना ये चीज, इन दोनों का जब सम करेंगे क्रॉस में तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और इस बार ये डॉट में है तो अपने को देखना है इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन सी है। तो बेटा ये 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14, ये 6 के लगभग है और ये 4 है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो नेट फील्ड डॉट में आएगी, है ना। नेट फील्ड कैसी आएगी डॉट में। तो नेट फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r में से माइनस करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन 4r में से माइनस करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और नेट फील्ड डॉट में आएगी, है ना। माइनस क्यों किया क्योंकि ऑपोजिट में है, और ये आंसर अभी देखो ये 4r है ये 2 पाई आर है, ये आंसर अंदर का पॉजिटिव आ रहा है ना। जल्दी से नोट कीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ। कितने लोगों का सही आ गया था, आगे चलते हैं। मान लीजिए ये सिस्टम है, वो परफेक्ट सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं आर्क है। ये दोनों आर्क्स हैं, ये डॉटेड लाइन है, ये सिर्फ एंगल दिखाने के लिए आपको बनाया है। ये एंगल 30 डिग्री है ना। ये रेडियस यहां से यहां तक r है और ये रेडियस यहां से यहां तक 3r/2 है ना। करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना। ये सेंटर है, तो आपसे पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर C। सेंटर C पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, बताइए। I करंट है ना, करंट इज I। तो ऊपर एक लूप है, ये दोनों पार्ट जो है इसके आर्क हैं और ये दोनों स्ट्रेट सेगमेंट है। बताइए, तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि स्ट्रेट सेगमेंट की फील्ड 0 होगी। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट इज 0, क्योंकि सी पॉइंट उन दोनों स्ट्रेट सेगमेंट्स के सेंटर पे है, सॉरी एक्सिस पे। तो स्ट्रेट सेगमेंट्स की वजह से फील्ड 0 आएगी, तो सिर्फ आर्क की वजह से फील्ड आएगी। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू आर्क। ठीक है, बता रहा हूं मैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये तो समझ में आ गया कि B2 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं और पॉइंट इनकी एक्सिस पे है। अब बचता है B1 और B3। बेटा दोनों ना 30 डिग्री वाले आर्क हैं। कितने वाले आर्क हैं 30 डिग्री वाले आर्क हैं, और बस दोनों की रेडियस अलग है। तो B1 की फील्ड बाहर आएगी, क्योंकि B1 में करंट कैसी है सेंटर के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज। तो B1 इज 30/360, मतलब 1/12 हो गया ना। 30/360 करेंगे तो 1/12 1/12 पार्ट है, इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये आ गया बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 24r डॉट में। और B2 कैलकुलेट करें तो ये भी 1/12 पार्ट है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू इसकी रेडियस 3r/2, तो 3r/2, सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 36r। और इसकी डायरेक्शन कैसी है क्रॉस। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है B1 ज्यादा है ना। तो B नेट क्या आएगा बेटा, B नेट आएगा B1 माइनस B2,
दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन आर, कॉमन आ गया, और ये बचा 1/24 माइनस 1/36, ये डॉट में आया, तो इसका एलसीएम कितना 72 आ गया, तो 3 माइनस 2 1, सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 72r डॉट में, so it is mu naught I upon 72r, है ना, mu naught I upon 72r। अपवर्ड्स मत बोलो इसमें, डॉट क्रॉस बोलना होता है ना, अपवर्ड भी आपकी बात सही है, डॉट का मतलब बहुत जगह अपवर्ड होता है, बट जनरली जब तक पेज के ऐसे प्लेन में सवाल हो ना, तब तक अपन डॉट क्रॉस ही बोलते हैं, जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन में सवाल हो तब अपवर्ड डाउनवर्ड बोलना सही होता है ना, तो दिस इज द आंसर, mu naught I upon 72r in dot। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। कई बार उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत रहती है थोड़ी सी, तो देख लो, ये एक्स वाई प्लेन है, एक वायर ना ऐसे आया, मैं डायग्राम में ऐसे दिखा रहा हूँ, बट ये एक्चुअली में जेड एक्सिस के पैरेलल है, एक्चुअली में ये पेज के बाहर से अंदर जा रहा हो, है ना, दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। फिर यहाँ आके इसने एक्स वाई प्लेन में एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया, है ना, और फिर ये वाई एक्सिस के पैरेलल नीचे चला गया, है ना, ध्यान से देखते चलिए, है ना, दिस सेमी सर्कुलर सेगमेंट इज इन एक्स वाई प्लेन, और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल चला गया, है ना, इसकी रेडियस आर है ना, आई करंट है, तो अपने को बताना है ओरिजिन पे फील्ड क्या होगी, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। ये कहाँ है वायर, जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक तरह से पेज के अंदर जाता हो, है ना, तो एक तरह से ना इस वायर को मैं ऐसा डॉट से रिप्लेस कर सकता हूँ, सॉरी क्रॉस, अंदर जा रहा है ना, तो इस वायर को ना मैं ऐसे क्रॉस से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्रॉस से, ये वायर एक्चुअली में कैसा रिप्लेस कर सकता हूँ, क्रॉस से, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है जो यहाँ खत्म हो रहा है, इससे कितनी डिस्टेंस पे है आर, वो सेमी सर्कुलर लूप है, और ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसके लिए पॉइंट कहाँ है, नंबरिंग कर दो 1 2 और 3। देखो मैं 1 की फील्ड लिख रहा हूँ, 1 कहाँ है, पैरेलल टू जेड एक्सिस, मतलब अंदर की तरफ, है ना, पॉइंट इस तरफ, तो फील्ड कहाँ आएगी, नीचे, कहाँ आएगी, नीचे, मतलब माइनस जे कैप, तो मैं B1 की फील्ड लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और नीचे की तरफ मतलब माइनस जे कैप, यहाँ पे नीचे मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि वायर कहाँ आ रहा है, जेड एक्सिस के पैरेलल, 2 कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसकी फील्ड कहाँ आएगी, अंदर, अंदर मतलब माइनस के कैप, सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन, सेमी सर्कल है, 4r माइनस के कैप, और मैं B3 की बात करूं तो B3 कैसा है वायर, वाई एक्सिस के पैरेलल नीचे जाता हुआ, तो इसकी फील्ड कहाँ आएगी, अंदर, अंदर मतलब माइनस के कैप, तो ये भी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, करंट नीचे है, पॉइंट इस तरफ है, फील्ड कहाँ आएगी, अंदर,
माइनस के कैप। तो दो फील्ड माइनस के कैप में है और एक फील्ड जे कैप में। मैं आपसे कहूँ नेट फील्ड कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे बेटा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर जे कैप और माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के कैप। तो ऐसे कई बार अपने को वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन या आंसर लिखना पड़ सकता है कि जो 1 सेगमेंट है उसकी फील्ड कहाँ है, माइनस जे कैप में। जो 2 सेगमेंट है उसकी फील्ड कहाँ है, अंदर। अंदर मतलब माइनस के कैप में। और जो 3 सेगमेंट है उसकी फील्ड भी कहाँ है, अंदर मतलब माइनस सेगमेंट में। तो 2 और 3 की फील्ड ऐड होगी और 1 की फील्ड सिंपल आई जे कैप में सेपरेटली होगी। जल्दी नोट कीजिए इसको, खुद से हैंड रूल लगा के यूज करो। मैंने उसको डॉट से बना भी दिया। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मूविंग ऑन सर्कल। टॉपिक क्या क्वेश्चन है वैसे ये, है ना। तो इसको अगर अपन सर्कुलर लूप के कंसेप्ट से सॉल्व करें ना, तो मान लो बेटा मैं आपसे ये कहूँ कि कोई प्लस चार्ज है जो ऐसे इस सर्कल में घूम रहा है ना, और उसकी वेलोसिटी कुछ v है। ठीक, प्लस चार्ज r रेडियस के सर्कल में v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव करंट कितनी आएगी, इफेक्टिव करंट। तो एक मूविंग चार्ज करंट जो इफेक्टिव करंट आप निकाल सकते हो वो क्या निकाल सकते हो, Q/T आ जाएगा या Q इंटू एफ आ जाएगा। दिस इज द इफेक्टिव करंट। और इसको मैं अगर V के टर्म में लिखना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूँ V अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द इफेक्टिव करंट। ठीक, अगर एक Q चार्ज R रेडियस के सर्कल में V कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो इफेक्टिव जिस करंट के इक्वल है दैट इज QV अपॉन 2 पाई आर, या फिर Q/T या Q/F, Q इंटू एफ, या फिर V बाय आर को Q ओमेगा अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हो। जैसे मन वैसे लिख सकते हो चारों फॉर्म्स में, T के टर्म में, F की टर्म में, V के टर्म में, ओमेगा के टर्म में, कैसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज इफेक्टिव करंट। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता या कोई नेगेटिव चार्ज होता तो करंट चार्ज की मोशन के ऑपोजिट आता। और बस अब मैं आपसे सेंटर पे फील्ड पूछूं तो सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। रख दो, यहाँ v की टर्म में दिया है। सो म्यू नॉट आई को क्या लिखोगे, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो क्या बन गया 2 पाई आर इंटू 2 आर, तो क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। याद करने की जरूरत ये नहीं है, याद करने की जरूरत ये है कि इफेक्टिव करंट को क्या लिख सकते हैं। इफेक्टिव समझने वाला ज्यादा है कि दिस इज द इफेक्टिव करंट, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये प्रूव कर लिया कि ये इफेक्टिवली करंट के बराबर है तो करंट के कारण तो आप फील्ड जानते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब एक फॉर्मूला है ना, वो सर्कुलर पार्ट का तो नहीं है क्योंकि, लेकिन मैंने ये मूविंग चार्ज का फॉर्मूला यहाँ डिस्कस कर दिया। तो एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का जो अपने को ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं आते बट फिर भी ध्यान रखना है कि मान लो एक कोई चार्ज हो जो v वेलोसिटी से जा रहा हो, कोई q चार्ज है जो v वेलोसिटी से जा रहा है और ये पॉइंट है p, ये टेस्ट पॉइंट है r डिस्टेंस पे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज v कांस्टेंट वेलोसिटी से एक मूविंग चार्ज है, इसके कारण अगर मुझे किसी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है मान लो p पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू क्या आती है।
है ना, इसको कहीं से डिराइव या कुछ नहीं कर रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV sin theta upon r square. Mu naught upon 4 pi QV sin theta upon r square, where theta is this angle. इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, है ना। ये काफी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी सही होगा जब v की वैल्यू c से बहुत कम होती, तो ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। v मस्ट बी मच लेस देन c। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स के लिए फॉर्मूला सही है, अदरवाइज ये सही नहीं है। बट फिर भी अपने को अपने लिए तो कभी पूछा गया तो सही माना जाएगा कि कोई मूविंग चार्ज हो उसके कारण फील्ड क्या होगी। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। ये सेम क्वेश्चन हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इधर मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, है ना, r। ठीक, तो इसको मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, कितना आ गया, म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। देखिए सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको मूविंग चार्ज के फॉर्मूले से करें तो भी सेम रिजल्ट ही जनरेट होगा, तो उससे भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।